गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने इन्फेक्शन डिजीज स्टार्ट किया था, तो उसमें आज हम देख लेते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन से फैलती है। तो उसमें फर्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो संदूषित जल, भोजन या दूध द्वारा फैलती है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु को कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कहते हैं। ये जीवाणु मुख्यतः मनुष्य के नाक, स्वर यंत्र, टॉन्सिल तथा ग्रसनी पर आक्रमण करते हैं और इनका आक्रमण त्वचा, आंखें, कंजक्टिवा, जनन अंग इत्यादि में भी हो सकता है। आमतौर पर डिप्थीरिया के जीवाणु गले पर आक्रमण करते हैं। यहाँ इनकी गुणन क्रिया तीव्र गति से होती है और इनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये जीवाणु टॉन्सिल, ग्रसनी तथा स्वर यंत्र पर पीले अथवा स्लेटी रंग के एक आवरण का निर्माण करते हैं तथा शक्तिशाली बाह्य जैव विष का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु इस आवरण के भीतर छिपे रहते हैं तथा जैव विष का निर्माण करते हैं। ये विष जो होता है वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है और इसकी वजह से इसका जो बुरा असर होता है वो हृदय पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और बच्चों पर इसके सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देखे गए हैं। इस रोग को फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं जिसे कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कहते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव डंडाकार जीवाणु है। ये जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं: कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरीमाइटस, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी इंटरमीडियस। ये तीनों ही प्रकार के जीवाणु बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये जीवाणु पेनिसिलिन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं और उसकी उपस्थिति में मर जाते हैं। ये रोग सभी उम्र के लोगों को हो सकता है, परंतु ये छोटे बच्चों जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष की होती है उनमें सर्वाधिक देखा गया है। इस रोग के जो फैलाने के किस कारण, मतलब कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जो इस रोग को प्रसारित करने में सहयोग करती है। जैसे रोग का प्रसार रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति के द्वारा होता है। रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क, जैसे कि उनके साथ खाने पीने, हंसने से होता है। रोगी व्यक्ति के बर्तन, कपड़े, रुमाल, तौलिया तथा उपयोग में ली गई अन्य वस्तुओं से भी हो सकता है। रोगी व्यक्ति मक्खियों से भी संक्रमित व्यक्ति के नाक के स्राव, थूक आदि पर बैठकर इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। रोगी के खांसने, छींकने, थूकने आदि से इस रोग के जीवाणु वातावरण में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति जब सांस लेता है तो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसका जो उद्भवन काल होता है ये सामान्यतः 2 से 6 दिन तक, परंतु ज़्यादा दिन तक का भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई इसके संपर्क में आया है तो 2 से 6 दिन के अंदर इसमें इसका उद्भवन काल देखा जा सकता है। इसकी जो संक्रमण अवधि होती है वह ये औसतन 2 से 4 सप्ताह तक होता है तथा नाक व गले से निकले स्राव का जीवाणु संवर्धन परीक्षण किया जाता है। अगर उसमें जीवाणु उपस्थित होता है तो उसका उपचार किया जा सकता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि रोग के प्रारंभ की अवस्था में बच्चों में आलस और सुस्ती आती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कभी कभी उल्टी भी हो सकती है, भूख कम लगती है, भोजन में रुचि हट जाती है। टॉन्सिल तथा ग्रसनी में जीवाणु के आवरण बन जाने से वहाँ पर सूजन हो जाती है और भोजन को निगलने में कठिनाई होती है। लिम्फ नोड्स में वृद्धि होती है, शरीर में विषाक्तता हो जाता है, बुखार 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से हो जाता है, परंतु इससे ज़्यादा नहीं होता। मुंह व नाक से तीव्र दुर्गंध आती है, नाक के स्राव के साथ पीप तथा रक्त भी आने लगता है। जैव विष के कारण तंत्रिका तंत्र तथा हृदय प्रभावित होता है, जिससे हृदय क्रिया रुक सकती है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। या इसके प्रभावित होने पर कई बार पैरालिसिस या लकवे की शिकायत भी हो सकती है। तो यह है इसके कुछ कारण। अगर इसका उपचार करना अत्यंत ही आवश्यक है, इसके लिए इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षण यानी कि टीके लगवाए जाते हैं। शिशु के जन्म के 6 हफ्ता बाद से 9 माह की आयु तक डीपीटी के 3 टीके लगवा देने चाहिए। ये हमने टीकाकरण जब पढ़ा था उसके अंदर इसका पूरा शेड्यूल पढ़ा था कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं किस बीमारी से बचाने के लिए। तो जो डीपीटी के टीके लगते हैं वो इसी बीमारी के लिए लगाए जाते हैं। 2 टीकों के मध्य 1 माह का अंतर होना चाहिए। जैसे अगर शिशु को डीपीटी का पहला टीका 1.5 माह में लगाया था, दूसरा 2.5 महीने में और तीसरा 3.5 महीने में लगता है। इसके बाद 18 माह से 2 वर्ष की अवस्था तक बूस्टर का टीका लगा दिया जाता है, जिससे बच्चे में प्रतिरक्षात्मक शक्ति विकसित हो जाती है। पुनः ये 5 वर्ष की आयु में बूस्टर का टीका लगवा देना चाहिए। तो इस रोग से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम दिया जाता है और बच्चों को ये टीके अवश्य ही लगवाने चाहिए। और इससे बचने के और उपाय हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए है कि विद्यालय तथा परिवार में स्वास्थ्य परिरक्षण का कार्यक्रम चलाना चाहिए। शिशु के नाक व गले के स्राव की जांच की जानी चाहिए। जीवाणु की उपस्थिति का पता चलते ही तुरंत रोग निदान हेतु उपचार किया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन की उपस्थिति में जीवाणु शीघ्र ही मर जाते हैं, अतः एंटीबायोटिक चिकित्सक की सहायता से लेने चाहिए। रोगी का पृथक्करण करके उचित उपचार करना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बर्तन, रुमाल, तौलिया, बिस्तर तथा उसके उपयोग में ली हुई जो भी चीज़ें हैं उनको विसंक्रमित करना चाहिए। रोगी व्यक्ति के गले व नाक के स्राव को
प्रशिक्षण करवाना चाहिए। ये प्रशिक्षण भी 2 प्रकार का होता है जो कि हॉस्पिटल्स में होता है, और उसके जब प्रशिक्षण में जो भी डॉक्टर्स बताते हैं उसके हिसाब से उनका उपचार किया जाना चाहिए। तो टेस्ट के बाद में जो इसका उपचार किया जाता है उसमें रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए, जिससे कि उसकी तंत्रिका तंत्र और हृदय जो है वो कम से कम प्रभावित हो, और उनको अगर रेस्ट मिलता है तो उनमें रिकवर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके अलावा चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जैसे कि पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि देनी चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ खाने में देना चाहिए, जिससे कि उसे निकलने में कठिनाई ना हो। तो ये था एक संक्रामक रोग डिप्थीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा है टाइफाइड जैल। थैंक यू।